यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। शैलाधर से भारी मन के साथ विदा लेने के बाद आरव साम्राज्य की राजधानी पहुंचा। इस समय आरव ने एक चमकीला लाल लबादा पहना हुआ था और हाथ में एक पंखा थामे हुए था। वह बिल्कुल किसी अमीर खानदान के सदस्य जैसा लग रहा था। नीरव उसके बगल में था। इस समय नीरव ने अपना काला लबादा उतार दिया था और उसकी जगह एक शानदार लबादा पहन लिया था, जिससे वह काफी शालीन और सुंदर दिख रहा था। तलवार सम्राट नीरव ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि आरव ने पंखा घुमाया और उसके सिर पर दे मारा। आरव ने लाचारी से कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं अभी तलवार मास्टर नहीं हूं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इसलिए मुझे बड़ा भाई कहो, समझे? त्रिशा और दिव्या से मिलने के अलावा आरव एक और काम के लिए राजधानी आया था, और वह था नीरव के विवाह का प्रस्ताव रखने में उसकी मदद करना। यह कुछ ऐसा था जिसका वादा उसने अतीत में नीरव से किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला था। नीरव ने शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, जी बड़े भाई, क्या आपको लगता है कि हम सफल हो पाएंगे? नैना के पिता अपनी लालची फितरत के लिए जाने जाते हैं। मैंने सुना है कि उसके पिता उसका विवाह किसी बड़े कबीले के युवा स्वामी से करना चाहते हैं। क्या यह और भी अच्छा नहीं है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बेहतर क्यों है? क्योंकि मेरी राय में जो कुछ भी धन से हासिल किया जा सकता है वह बिल्कुल भी समस्या नहीं है। अगर वह मना करने की हिम्मत करता है तो हम उस पर तब तक दौलत फेंकेंगे जब तक वह मान न जाए, समझे? जब हम अमीर होते हैं तो हम और क्या कर सकते हैं? हम अपनी मर्जी चला सकते हैं। नीरव निशब्द रह गया। कुछ ही समय में वे दोनों नयनगढ़ हवेली नामक एक जागीर पर पहुंचे। तुम कौन हो? नयनगढ़ हवेली के एक गार्ड ने उनका रास्ता रोका। आरव ने अपनी उंगली से इशारा किया और एक ऊर्जा पत्थर गार्ड की ओर उड़ता हुआ गया। उसने कहा, मैं आर्यव्रत हूं और यह मेरा भाई नीरव है। हम भाई यहां नयनवीर से मिलने आए हैं। कृपया उन्हें हमारे आने की सूचना दें। गार्ड दंग रह गया। उसमें अब आरव की बात सुनने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखें टकटकी लगाकर उस ऊर्जा पत्थर को देख रही थीं जो उसने अपने दोनों हाथों में पकड़ा हुआ था। हे भगवान, एक ऊर्जा पत्थर! यह वास्तव में एक ऊर्जा पत्थर है। गार्ड हल्के से बुदबुदाया और ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। आखिरकार यह ऐसी चीज थी जिसे वह कम से कम 2 साल तक बिना खाए पिए लगातार काम करके ही कमा सकता था। फिर भी अब उसने इसे केवल किसी के आगमन की सूचना देने के लिए प्राप्त कर लिया था। अगले ही पल गार्ड किसी पागलों की तरह हवेली की ओर भागा। साथ ही वह पागलों की तरह चिल्लाया, मालिक, कोई आपसे मिलने आया है। इस समय गार्ड ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और उसकी आवाज पूरे नयनगढ़ हवेली में सुनाई दे रही थी। इस बार आरव और नीरव ही थे जो हैरान रह गए। नयन कबीले के हॉल में नयनगढ़ हवेली के स्वामी का नाम नयनवीर था और वह 5वें रैंक का आत्मिक स्तर विशेषज्ञ था। इसके अलावा वह बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। हालांकि नयनगढ़ हवेली को राजधानी में तीसरी श्रेणी की शक्ति भी नहीं माना जाता था, और यह हमेशा नयनवीर के दिल में एक दुखती रग की तरह था, क्योंकि वह नयनगढ़ हवेली को इतना विकसित और विस्तारित करना चाहता था कि वह राजधानी के 4 महान कबीलों के बराबर हो जाए। दुर्भाग्य से 20 से अधिक वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद भी नयनगढ़ हवेली महत्वहीन ही रही। इसलिए उसने अपनी निगाहें अपनी बेटी पर टिका दी थीं। वह अपनी बेटी का उपयोग विवाह के माध्यम से गठबंधन बनाने के लिए करना चाहता था।
एक बार जब उसने अपनी बेटी को उन महान कबीलों में दे दिया और उनका समर्थन प्राप्त कर लिया, तो नयनगढ़ हवेली निश्चित रूप से दूसरी श्रेणी या पहली श्रेणी के कबीलों में शामिल होने की स्थिति तक मजबूत हो सकती थी। हालांकि उसकी बेटी ने सहयोग करने से इनकार कर दिया और यही बात हाल के वर्षों में उसके लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई थी। तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो? नयनवीर ने हॉल में आरव और नीरव को ठंडी नजरों से देखा। अगर उनकी वेशभूषा काफी अच्छी नहीं होती तो उसने उन्हें बहुत पहले ही बाहर निकाल दिया होता। मेरी बेटी का हाथ मांगने? दो छोटे बच्चे मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हैं? क्या मजाक है? आरव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मेरे भाई की नजर संयोग से आपकी प्रतिष्ठित बेटी पर पड़ी और तब से वह प्यार में पागल है। वह न तो ठीक से खा पा रहा है और न ही सो पा रहा है और वह लगातार उसके ख्यालों में डूबा रहता है। पिछले 1 साल में मेरे भाई का वजन 50 किलो से ज्यादा कम हो गया है और वह कुछ मौकों पर अपनी जान लेने की कगार पर भी था। अफसोस, प्यार का अंत केवल मौत है। नीरव आरव की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। क्या यह कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर नहीं हो गया? आरव ने नीरव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी बात जारी रखी। चूंकि भाग्य हमें यहाँ साथ लाया है, मेरा वास्तव में मानना है कि मेरा भाई और आपकी प्रतिष्ठित बेटी स्वर्ग द्वारा तय किए गए हैं। इसलिए कृपया उनके एक साथ रहने की इच्छा को पूरा करें। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, आरव ने तुरंत अपने दिल में राहत की सांस ली। यह पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ किया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि यह कैसे किया जाना चाहिए। हालांकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि उसने नीरव से वादा किया था कि वह ऐसा करेगा, तो उसे यह करना ही था। चूंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने वह सब कह दिया जो उसे सुनने में अच्छा लगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, आसपास बिल्कुल सन्नाटा छा गया। नयनवीर ने आरव को ठंडी नजरों से देखा। अगर यह तथ्य नहीं होता कि वह आरव की उत्पत्ति को नहीं समझ पा रहा था और उसे डर था कि आरव किसी विशाल कबीले का युवा स्वामी है, तो वह बहुत पहले ही आरव को थप्पड़ मारकर उड़ा देता, क्योंकि उसे लगा कि ये शब्द उसकी बुद्धिमत्ता का अपमान है। स्वर्ग द्वारा तय 50 किलो से ज्यादा वजन कम होना। क्या उसे लगता है कि मैं कोई मूर्ख हूं? तुम उसका हाथ मांगने आए हो? हाँ हाँ, कितना हास्यास्पद है। नैना मेरी है, शांगवीर की। ठीक इसी क्षण एक युवक ठहाका लगाते हुए अंदर आया। हॉल में प्रवेश करने के बाद उसने तिरस्कार के साथ आरव और नीरव पर एक नजर डाली और फिर नयनवीर की ओर देखकर कहा, बुजुर्ग नयनवीर, मैं शांगवीर आज आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। जल्दी से अपनी बेटी नैना से कहो कि वह मेरे साथ चले। वह अब से मेरे शांग वंश की सदस्य होगी। नीरव की आंखों में हत्या की भावना उमड़ पड़ी, जबकि आरव का चेहरा भी ठंडा पड़ गया। नयनवीर के हाव भाव थोड़े खराब थे, क्योंकि उसने कहा, युवा स्वामी शांगवीर, यह दोनों पक्षों के माता पिता को मिलकर तय करना चाहिए। क्या आपका इस तरह अकेले आना काफी अनुचित नहीं है? भले ही वह कबीलों का पक्ष लेना चाहता था और शांगवीर की पहचान उसकी उस आवश्यकता के अनुरूप थी, लेकिन वह जानता था, हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। कि इस प्रस्ताव को शायद शांग वंश का समर्थन प्राप्त नहीं था, इसलिए अगर उसने अपनी बेटी की शादी वहां कर दी तो शांगवीर के मजे करने के बाद उसे शायद छोड़ दिया जाएगा। आखिरकार उसने पिछले कुछ वर्षों में इसके कई उदाहरण देखे थे। अनुचित? शांगवीर ने हंसते हुए कहा, इसमें अनुचित क्या है? जब से मैंने आपकी बेटी नैना को देखा है,
यह युवा स्वामी न तो सो सका है और न ही खा सका है। वह आकर्षक रूप, कोमल दिखावट, धप्प, अचानक शांगवीर को उड़ा दिया गया। यह कोई और नहीं बल्कि नीरव ही था जिसने हमला किया था। आखिरकार जब कोई उसके सामने नयना को छेड़े तो वह इसे कैसे सह सकता था। नयनवीर दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस साथी ने वास्तव में शांगवीर पर हमला करने की हिम्मत की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसके सामने खड़ा यह साथी इतना दुर्जेय था। शांगवीर एक राजा स्तर का विशेषज्ञ है, लेकिन वह इस साथी के एक भी वार का मुकाबला नहीं कर पाया। इसके अलावा मुझे उसके द्वारा छोड़ी गई हत्या की भावना से थोड़ा डर क्यों लग रहा है। मैं 5वें रैंक का आत्मिक स्तर विशेषज्ञ हूं। नयनवीर इस बीच आरव ने कहा, मुझे सीधे मुद्दे पर आने दें। मुझे अपनी शर्तें बताएं। मेरा भाई निश्चित रूप से आपकी बेटी से शादी कर रहा है। सच कहूं तो उसे अपने दामाद के रूप में पाकर आपको वास्तव में बहुत लाभ हो रहा है। क्या आप महसूस कर रहे हैं? वह 20 साल की उम्र में पहले से ही एक आत्मिक स्तर विशेषज्ञ है। शायद पूरी राजधानी में भी ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा वाले कुछ ही लोग होंगे, है न? आत्मिक स्तर। नयनवीर हैरान हुआ और बोला, क्या वह सच में सिर्फ 20 साल का है? क्या वह सच में आत्मिक स्तर पर है? बिल्कुल। आरव ने नीरव की ओर देखा। नीरव ने अपनी आभा को छिपाना बंद कर दिया और आत्मिक स्तर की उसकी प्रभावशाली आभा तुरंत उसके भीतर से फूट पड़ी और नयनवीर की सांसें थम गईं। यह वास्तव में आत्मिक स्तर है। अगर ऐसा जीनियस मेरा दामाद बनता है तो यह बिल्कुल भी घाटा नहीं होगा। यह तो बस एक बड़ा फायदा होगा। जैसे ही नयनवीर सहमत होने वाला था, शांगवीर अचानक नयनगढ़ हवेली के बाहर से दहाड़ा। अच्छा, बहुत अच्छा। तुमने वास्तव में मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। बहुत अच्छा। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा, चाहे तुम कोई भी हो। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। शांगवीर के शब्दों ने नयनवीर को कपा दिया। अब जाकर उसे याद आया कि उसके सामने खड़े इस साथी नीरव ने शांग वंश के एक युवा स्वामी पर हमला किया था। भले ही वह शांग वंश की एक शाखा का केवल एक युवा स्वामी था, फिर भी वह शांग वंश से था। क्या वह शांग वंश के क्रोध से बच पाएगा? जरा सी गलती मेरे नयनगढ़ हवेली को भी उसके साथ नीचे खींच सकती है। नीरव बेपरवाह होकर बोला, जैसे वह जानता हो कि नयनवीर क्या सोच रहा है। चिंता मत करो, तुम्हें शांग वंश के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बड़े भाई उनसे निपट लेंगे। तुम्हें बस नैना की शादी मुझसे करनी है। सही है, मेरे बड़े भाई अमीर हैं, इसलिए तुम हमारी शादी के दहेज के रूप में कुछ चीजें मांग सकते हो। आरव की आंखें तुरंत फटी की फटी रह गई। जब कोई अपने दूसरे पक्ष के परिवार का पक्ष लेना शुरू कर देता है तो कैसा लगता है, आरव को इसका प्रत्यक्ष अनुभव अभी अभी मिला था। यह साथी प्यार के चक्कर में अपनी वफादारी पूरी तरह से भूल गया है। अगर यह कोई और समय होता तो आरव ने निश्चित रूप से इस साथी की अच्छी पिटाई की होती। लेकिन अब चिंता मत करो, अगर शांग वंश हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने आता है तो हम उससे निपट लेंगे। आपको बस अपना मन शांत रखना है और अपनी बेटी की शादी मेरे भाई से करनी है, आरव ने कहा। नयनवीर ने कुछ सुराग लगा लिए थे जब उसने आरव और नीरव को इतने शांत और सहज तरीके से व्यवहार करते देखा। आखिरकार वह मूर्ख नहीं था और वह जानता था कि वे निश्चित रूप से इतने शांत और संयमित थे क्योंकि वे आश्वस्त थे। हालांकि वह उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था। आखिरकार शांग वंश 4 महान कबीलों में से एक था
और इसकी ताकत, संसाधन और भंडार बेहद डरावने थे। जब उसने यहाँ तक सोचा तो नयनवीर ने कहा, मुझे इसके बारे में अपनी बेटी की राय पूछनी होगी। आखिरकार यह उसके भविष्य की खुशी से जुड़ा है, इसलिए मुझे उसकी राय पूछनी ही होगी। सही है, मैं देरी करूंगा। मैं तब तक देरी करूंगा जब तक ये दोनों साथी शांग वंश के साथ परिणाम तय नहीं कर लेते। अन्यथा वह अपनी बेटी की शादी नीरव से बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि वह शांग वंश को नाराज नहीं करना चाहता था। मैं तैयार हूं। ठीक इसी क्षण एक कोमल आवाज यहाँ गूंजी। सबने आवाज के स्रोत की ओर देखा और उन्होंने एक महिला को दरवाजे पर खड़े देखा जो नीरव की ओर देख रही थी। उसकी आंखें कोमल स्नेह से भरी थीं, जिसे एक अंधा भी देख सकता था। वह बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन वह आंखों को सुकून देने वाली थी, और उसकी अत्यधिक नाजुक और कोमल उपस्थिति आसानी से एक पुरुष में उसकी रक्षा करने की इच्छा जगा सकती थी। आरव ने नीरव की ओर देखा और देखा कि इस साथी ने अपनी हत्या की भावना को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। इसके अलावा जब उसकी नजर उस महिला से मिली तो उसकी आंखें कोमल स्नेह से भर गईं। आरव ने अपना सिर हिलाया। किसने सोचा होगा कि यह साथी जो पलक झपकते ही हत्या कर देता है, उसका ऐसा पक्ष भी होगा। अगले ही पल वे दोनों आरव और नयनवीर की उपस्थिति की परवाह किए बिना एक दूसरे की बाहों में थे। मुझे पता था कि तुम मेरे लिए आओगे, महिला ने धीमी आवाज में कहा। नीरव सहजता से बोला, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं निश्चित रूप से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। मैं आज अपने बड़े भाई को अपने साथ लाया हूं। वह बहुत दुर्जय है और वह निश्चित रूप से तुम्हारे पिता को समझाने में सक्षम होगा। महिला ने शर्मिंदगी के साथ नयनवीर की ओर देखा। उसके बाद वह नीरव के आलिंगन से मुक्त हुई, आरव के पास आई और आरव को झुककर प्रणाम किया और कहा, बड़े भाई। धन्यवाद बड़े भाई। आरव ने हवा में अपना हाथ उठाते हुए कहा, वह बच्चा भाग्यशाली है। चूंकि यह हमारी पहली मुलाकात है, यह तुम्हारे लिए है। जैसे ही वह बोला, नैना के सामने एक तलवार प्रकट हुई जो ठंडी चमक से सराबोर थी। नयनवीर की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने इस तलवार को देखा, और उसने अविश्वास के साथ इसकी ओर उंगली उठाते हुए कहा, दिव्यस्तर। नैना भी दंग रह गई। भले ही वह राजा स्तर के केवल पहले रैंक पर थी, फिर भी उसके पास कुछ ज्ञान और अनुभव था। इसलिए उसने महसूस किया था कि यह तलवार बहुत उच्च गुणवत्ता की हो सकती है। जब उसकी नज़र पहली बार इस पर पड़ी थी और उसने अपने पिता की बात सुनकर अपनी सोच की पुष्टि की, उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, यह बहुत कीमती है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। आरव की आंखों में प्रशंसा की एक झलक कौंधी। इसका चरित्र बुरा नहीं है। वह नीरव द्वारा उसे इस तरह संजोने के योग्य है। नीरव ने सीधे आरव के हाथ से तलवार ली और उसे नैना के हाथ में देते हुए कहा, विनम्र होने की जरूरत नहीं है। अगर बड़े भाई ने तुम्हें दिया है तो बस ले लो। बड़े भाई के पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आरव के मुंह के कोने फड़फड़ाए और फिर उसने कहा, वह सही कह रहा है। बस ले लो। मेरे पास ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं। नैना ने नीरव को घूरा और फिर उसने आरव के सामने थोड़ा झुककर कहा, धन्यवाद बड़े भाई। नयनवीर की पलकें झपकने लगीं जब उसने आरव को सुना और उसने जल्दी से कहा, शादी। शादी? मैं अभी शादी की तैयारी करूंगा। इस समय उसे यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उसकी बेटी इस साथी को कैसे जानती है। उसे बस इतना पता था कि इन दोनों साथियों के पास भारी मात्रा में दिव्यस्तर के खजाने थे। तुमने वास्तव में राजधानी में मेरे शांग वंश के एक सदस्य पर हमला करने की हिम्मत की। हाँ हाँ,
मुझे देखने दो कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत थी। बाहर आओ और मौत का सामना करो ताकि मेरे हमलों से निर्दोषों को नुकसान न पहुंचे। ठीक इसी क्षण नयनगढ़ हवेली के ऊपर आकाश में एक गरजती हुई आवाज गूंजी। एक आत्मोन्नति स्तर विशेषज्ञ। नयनवीर और नयना के चेहरे हिंसक रूप से बदल गए। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव और नीरव हॉल से बाहर निकले और हवा की ओर ऊपर देखा। एक बूढ़ा आदमी हवा में तैर रहा था और शांगवीर, जिसे नीरव ने पहले मारा था, उस बूढ़े आदमी के बगल में खड़ा था। इस समय शांगवीर एक क्रूर निगाह से नीरव और आरव को घूर रहा था। युवा स्वामी नीरव। नयनवीर, जो उनके साथ बाहर आया था, ने थोड़ी चिंता के साथ उनकी ओर देखा। हालांकि वह जानता था कि आरव की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से असाधारण थी, लेकिन अंत में वे शांगवान कबीले का सामना कर रहे थे। भले ही शाही राजधानी के 4 बड़े कबीले आदित्य विद्यालय और अन्य असाधारण संप्रदायों की तुलना नहीं कर सकते थे, लेकिन वे ऐसे अस्तित्व नहीं थे जिन्हें एक साधारण व्यक्ति हिला सके। नैना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नीरव का हाथ पकड़ लिया, जबकि उसकी आंखों में चिंता भरी थी। नीरव ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, यह केवल एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ है। मेरा बड़ा भाई इससे निपट सकता है। नैना ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों की चिंता गायब नहीं हुई थी। क्या तुम ही वह हो जिसने मेरे शांगवान कबीले के एक सदस्य पर हमला किया? बूढ़े आदमी ने आरव की ओर देखा और धीमी आवाज में यह सवाल पूछा। तीसरे चाचा, उस पर अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बस उन्हें मार डालो। मेरे लिए नयनगढ़ हवेली को भी मिटा दो, लेकिन उस महिला को मत मारना। मुझे वह जीवित चाहिए और मैं उसे तब तक हर तरह की प्रताड़ना दूंगा जब तक वह मर नहीं जाती, क्योंकि उसने वास्तव में मुझे धोखा देने और किसी दूसरे आदमी के साथ अवैध संबंध रखने की हिम्मत की। शांगवीर पागलों की तरह दहाड़ा जब उसने नीरव और नैना के जुड़े हुए हाथों को देखा। युवा स्वामी शांगवीर, मेरी बेटी नैना का आपसे कोई लेना देना नहीं है ना? तो यह कहना कि उसने आपको धोखा दिया, क्या यह अनुचित नहीं है? नयनवीर ने धीमी आवाज में कहा। अगर यह कोई और समय होता तो वह स्वाभाविक रूप से शांगवीर का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन ये 2 रहस्यमय युवक यहाँ थे, इसलिए उसे थोड़ा आत्मविश्वास था। बेशक वह मुख्य रूप से अपनी बेटी का नाम साफ करना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी और उसके इस प्रतिभाशाली होने वाले दामाद के बीच कोई गलतफहमी हो। उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। वह एक ऐसी महिला है जिसे मैंने, शांगवीर ने पसंद किया है। वह मेरी है और मुझसे जुड़ी हुई है। नयनवीर, इस युवा स्वामी को तुम्हें मौका देने से इनकार करने के लिए दोष मत देना। उन दोनों को मेरे लिए मार डालो और फिर अपनी बेटी को मेरे शांगवान कबीले में ले आओ। शायद तब तुम्हारी नयनगढ़ हवेली के पास बचने का एक मौका होगा, वरना यह युवा स्वामी तुम्हारी हवेली के हर व्यक्ति को मिटा देगा। शांगवीर क्रूरता से बोला। नयनवीर यह सुनकर तुरंत क्रोधित हो गया और उसने गुस्से में कहा, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। बहुत आगे बढ़ रहे हैं? बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। नयनवीर, यह तुम्हारी नयनगढ़ हवेली के लिए सम्मान की बात है कि मेरे शांगवान कबीले के एक सदस्य ने तुम्हारी बेटी को पसंद किया है। लेकिन न केवल तुम कृतज्ञ महसूस करने से इनकार करते हो, बल्कि तुमने मेरे शांगवान कबीले के सदस्य को घायल करने के लिए बाहरी लोगों के साथ हाथ मिलाया है। मुझे लगता है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी हवेली शाही राजधानी से खत्म हो जाए। आरव ने अपना सिर हिलाया। उसे एहसास हो गया था कि बूढ़ा और जवान दोनों एक ही तरह के कचरे थे। चूंकि बात ऐसी थी,
उसे लगा कि अपनी सांस बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। बूम! आरव की पीठ पर नाइन्थ नर्क तलवार पंख चमकते हुए प्रकट हुए और फिर एक हिंसक हवा उठी और उसकी आकृति हवा में चमक गई। उसके बाद उसने अपनी हथेली पलटी और शून्य फ्लैश उसके हाथ में आ गई। उसने अपनी तलवार उठाई और बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया। तभी तलवार की नोक से अचानक एक लाल चमक निकली और उसने बूढ़े आदमी और शांगवीर को घेर लिया। आरव के तलवार इंटेंट से दबाए जाने पर बूढ़ा आदमी तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में था, लेकिन शांगवीर तुरंत आसमान से नीचे गिर गया और जमीन पर असहाय होकर गिर पड़ा। नयनवीर और नैना यह दृश्य देखकर दंग रह गए, क्योंकि आरव से निकलने वाली वह भयानक आभा किसी आत्मिक स्तर के साधक जैसी बिल्कुल नहीं थी। यह एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ जैसी लग रही थी। बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग बदल गया और फिर अचानक उसे कुछ याद आया, जिससे उसकी आंखों में तुरंत आतंक छा गया। उसने आरव की ओर उंगली उठाई और अनैच्छिक रूप से चिल्लाया, संघार तलवार इंटेंट, एक प्राकृतिक खजाना। तुम आरव हो। आरव! इन दो शब्दों को सुनकर नयनवीर का मुंह तुरंत खुला रह गया। वर्तमान में दक्षिणी क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस नाम से अनजान हो। यह वर्तमान तलवार सम्राट का नाम था, जो आत्मिक स्तर पर रहते हुए भी आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को मार सकता था, और उस विशेषज्ञ का था जिसने पुष्प महल के कब्रिस्तान को नष्ट कर दिया था और पुष्प महल के अनगिनत शिष्यों को मार डाला था, फिर भी सुरक्षित निकलने में सफल रहा। इनमें से हर एक कारनामा बस दुनिया हिला देने वाला था। वह मेरे दामाद का बड़ा भाई है, यह सोचकर नयनवीर का खून उबलने लगा। आरव ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और तेजी से शून्य फ्लैश को हवा में घुमाया। तभी अचानक बूढ़े आदमी की भौहों के बीच तलवार की नोक दिखाई दी। बूढ़ा आदमी भयभीत हो गया और उसकी आकृति अचानक हिली और वह मौके से ओझल हो गया। युवा स्वामी आरव, रुकिए। इस मामले में मेरे शांगवान कबीले की गलती थी। मैं माफी मांगता हूँ। मैं शांगवान कबीले की ओर से माफी मांगता हूँ। आरव से 300 मीटर दूर प्रकट हुए बूढ़े आदमी ने अपने हाथ हिलाए और जल्दबाजी में बोला। अतीत में उसे उन अफवाहों पर वास्तव में विश्वास नहीं था, जिनमें कहा गया था कि आरव आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को मारने के लिए अपनी साधना के स्तर को पार कर सकता है। आखिरकार इन दो स्तरों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि अब उसे विश्वास हो गया था। अगर अभी उसकी प्रतिक्रिया तेज नहीं होती तो आरव का हमला शायद उसकी जान ले लेता। आखिरकार शून्य फ्लैश के साथ संयुक्त 8वें स्तर का संघार तलवार इंटेंट वास्तव में बहुत डरावना था। बेशक वह आरव के पीछे मौजूद समर्थन से और भी ज्यादा डरा हुआ था। आखिरकार यह संस्थापक सम्राट, बिस्ट सम्राट और एक रहस्यमय राजसिंहासन स्तर का विशेषज्ञ था। यहाँ तक कि पुष्प महल भी लगभग नष्ट हो गया था, क्योंकि उसने आरव को नाराज किया था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उसका शांगवान कबीला पुष्प महल से कमतर था, तो वह शांगवान कबीले के लिए इतना भयानक दुश्मन बनाने की हिम्मत कैसे कर सकता था। आरव यह सुनकर मौके पर ही रुक गया और फिर उसने कहा, माफी? तुम ईमानदार नहीं लग रहे हो। बूढ़े आदमी के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया और फिर आरव की बात सुनकर वह एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसकी आंखों में निर्दयता की एक झलक चमकी। उसके बाद उसने अचानक अपनी हथेली जमीन पर पड़े कमजोर शांगवीर की ओर मारी। जहां शांगवीर था वहां का स्थान हिंसक रूप से कांप उठा और फिर शांगवीर के मुंह से एक तीखी चीख निकली और उसकी आकृति खून की बारिश में बदल गई जो आसमान में फैल गई। ऐसा करने के बाद बूढ़े आदमी ने आरव की ओर देखा और कहा, मैं शांगवान कबीले के नाम पर गारंटी देता हूं कि शांगवान कबीला नयनगढ़ हवेली के खिलाफ बिल्कुल भी कदम नहीं उठाएगा
और मेरा शांगवान कबीला आज की घटना के संबंध में हवेली के नुकसान की भरपाई भी करेगा। इसके अलावा अगर शाही राजधानी में कोई भी नयनगढ़ हवेली के खिलाफ कार्य करने की हिम्मत करता है तो वह मेरे शांगवान कबीले के खिलाफ जाने के बराबर है। युवा स्वामी आरव, जो ईमानदारी मैंने दिखाई है उसके बारे में आपका क्या विचार है? आरव की प्रतिष्ठा उससे पहले चलती थी। आरव का खून का प्यासा और क्रूर चरित्र वह था जिसके बारे में उसने बहुत पहले सुना था। वह जानता था कि अगर उसने अपने सामने खड़े इस राक्षस को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश नहीं की तो इस दानव के फिर से हमला करने की बहुत संभावना है। शायद यह राक्षस उसके शांगवान कबीले पर भी हमला कर दे। उस समय शांगवान कबीला शायद बुरी स्थिति में होगा। आरव ने शून्य फ्लैश को वापस रख लिया और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम वैसा ही करोगे जैसा तुमने कहा है। अगर भविष्य में नयन परिवार को कुछ भी हुआ तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे शांगवान कबीले का दौरा करूंगा। बूढ़े आदमी ने एक मुस्कान बिखेरी और कहा, चिंता न करें युवा स्वामी आरव, मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़े आदमी की आकृति चमकी और वह मौके से उछल हो गया। आरव ने 9th नर्क तलवार पंख वापस ले लिए और जमीन पर लौट आया और फिर नयनवीर ने शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप सच में तलवार सम्राट आरव हैं? आरव लाचारी से मुस्कुराया और बोला, मेरे पास पहले गलत नाम इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे महोदय। मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। नयनवीर ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। क्या मजाक है? उसके पास तो खुश होने का भी समय नहीं था, तो वह बुरा कैसे मान सकता था? उसने अभी शांगवान कबीले के उस बूढ़े आदमी की हर बात सुनी थी। क्या भविष्य में कोई मेरी नयनगढ़ हवेली को धमकाने की हिम्मत करेगा? आरव ने सिर हिलाया और फिर वह नीरव की ओर चला और अपनी उंगली से इशारा किया। एक अनंतकोश अंगूठी नीरव की ओर उड़ गई। फिर उसने कहा, वहां कुछ ऊर्जा पत्थर हैं। इसे आप दोनों के लिए शादी के उपहार के रूप में स्वीकार करें। सही है, आपको इस बार मेरे साथ प्राचीन युद्ध क्षेत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। बस शाही राजधानी में रहें और अपना परिवार शुरू करें। नीरव का चेहरा बदल गया और उसने जल्दबाजी में कहा, बड़े भाई, मैं ठीक हूं। नैना से शादी करने के बाद मैं तुरंत प्राचीन युद्ध क्षेत्र के लिए निकलूंगा। और फिर आरव ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है। नीरव, मुझे पता है कि तुम बदला लेना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम अपने दुश्मनों से बदला लेते हुए मेरा कर्ज चुकाने के लिए मेरा पीछा करना चाहते हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यह महसूस करना होगा कि तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारी एक पत्नी है और तुम्हें उसके प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। समझे? जहां तक तुम्हारे बदले की बात है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं और अन्य भाई इसे पूरा करने में मदद करेंगे। नीरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, बड़े भाई, मैं इस समय आपको कैसे छोड़ सकता हूं? आरव मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो शादी करो और ठीक से बस जाओ। उसके बाद अपनी साधना सुधारने पर कड़ी मेहनत करो। आखिरकार मेरे वर्तमान दुश्मन सभी आत्मोन्नति स्तर और राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा अपने प्रियजनों को अच्छी तरह से संजोएं। अतीत के कारण किसी ऐसे व्यक्ति को न खोए जो वर्तमान में आपसे प्यार करता है। समझे? जब मैं आत्मोन्नति स्तर प्राप्त कर लूंगा तब मैं आपको ढूंढने आऊंगा। नीरव ने आरव की ओर देखते हुए दृढ़ता से कहा। आरव मुस्कुराया और बोला, समय आने पर हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव वहां और अधिक नहीं रुका।
उसकी आकृति चमकी और वह अपनी तलवार पर सवार होकर आसमान में उड़ गया। नैना नीरव के पास आई और उसने क्षितिज में प्रकाश की बहती किरण की ओर देखते हुए कहा, अफवाहें कहती हैं कि बड़े भाई मौत के खून के प्यासे देवता हैं जो बिना पलक झपकाए मार देते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि बड़े भाई एक बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसा लगता है कि अफवाहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नीरव हंसा और बोला, अफवाहें सच हैं। बड़े भाई वाकई ऐसे ही इंसान हैं, लेकिन यह सिर्फ उनके दुश्मनों के लिए है। अपने दुश्मनों का सामना करते समय वह वास्तव में बेहद खून के प्यासे होते हैं और बिना पलक झपकाए मार देते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें पुष्प महल के हजारों शिष्यों को मारते हुए देखा है और उस समय उन्होंने भौहें तक नहीं सिकोड़ी थीं। हालांकि वह अपनों के प्रति वास्तव में बहुत अच्छे और वफादार हैं और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं उनके साथ हूं। मुझे भी लगता है कि वह एक अच्छे इंसान हैं। नयनवीर ने बगल से सिर हिलाया। क्या आरव एक अच्छा इंसान था? बेशक वह था। कम से कम नयनवीर की राय में तो वह था ही। आखिरकार आरव ने उसकी नयनगढ़ हवेली की मदद की थी और आरव ही था जिसने उसे भविष्य में शाही राजधानी में गर्व से चलने की क्षमता प्रदान की थी। इसलिए ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एक अच्छा इंसान था। नयनगढ़ हवेली छोड़ने के बाद आरव अमर आनंद भोजनालय पहुंचा। उसे स्वाभाविक रूप से नयनतारा से मिलने जाना था। जैसे ही उसने उसके दरवाजे धकेले और अंदर कदम रखा, एक आकृति बिजली की तरह आई। इससे पहले कि आरव को महसूस होता कि कोई उसे पकड़े हुए हैं, उसके होंठ के एक कोमल जोड़े से ढक गए थे। वह स्वाभाविक रूप से नयनतारा थी। तुम कमीने, तुम दक्षिणी क्षेत्र में वापस आने के बाद इतने समय तक मुझसे मिलने भी नहीं आए। क्या तुम किसी नए के मिलने के बाद मुझे इतनी जल्दी भूल गए? लानत है। और सोचो कि मैं यहाँ शाही राजधानी में तुम्हारे लिए अपनी पवित्रता बचा रही थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझे निराश किया है? बस इंतजार करो, मैं आज तुम्हें निचोड़ दूंगी। नयनतारा ने उन्माद में आरव के कपड़े उतार दिए और उसके इस व्यवहार ने आरव को दंग कर दिया। अगले ही पल आरव पूरी तरह से निर्वस्त्र था। दबी हुई आहें गूंजने लगीं क्योंकि आड़ू के फूल जमीन पर बिखर गए थे। यह एक अत्यंत सुंदर दृश्य था। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।